बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे एक इंतहाई तकलीफ दे और एक इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल के हवाले से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस ऑडियो लीक के हवाले से जो आज मंजर आम पर आई, जिसमें दो खारजी सरगना, एक बादशाह जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में मुकीम, और दूसरा जिसका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से, रॉकेटी जिसका नाम, दोनों के माबैन जो गुफ्तगू है उस हवाले से ऑडियो लीक सामने आती है, जो कि एक तरफ ये बात हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे बताती है कि जब एक मखसूस जमात के हवाले से ये बात कही जाती है कि उनके सिंपथीज़ हैं इन अवामिल के साथ, फितनतुल खवारिज, जिसके बारे में रियासत ये हतमी तौर पर फैसला दे चुकी है, ये फैसला कर चुकी है कि ये हमारे दुश्मन हैं, उनके खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। उनके साथ उनके किस किस्म के मरासिम हैं, क्या गठजोड़ है और क्या सॉफ्ट कॉर्नर किस तरह से वो रखते हैं इन अवामिल, इन अनासर के लिए, एक तो वो चीज़ सामने आती है। दूसरा फिर ये भी कि किस तरह से ये लोग इनके साथ कंफर्टेबल हैं और किस तरह से एक साजगार माहौल है, जिसकी वजह से हुकूमत, रियासत जो ये फैसला ले चुकी है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत इनका कला कमा किया जाएगा, रियासत इस धरती के ये दुश्मन है, उन चीज़ों को सबोताश करने की जानिब ये एक कदम नज़र आता है। मेरी बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी अगर मैं आपको वो ऑडियो लीक सुना दूं। बादशाह और रॉकेटी दो सरगना है जिनके दरमियान ये बात हो रही है। बादशाह रॉकेटी को आसिफ महसूद जो कि PTI के रहनुमा हैं, MP हैं, उनके हवाले से क्या हिदायत दे रहा है वो पहले सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत? हाँ, अना दिलता हूँ मैं दगतिना तका सुने सररा बेताल की ना मोबाइल ना बल पर बल भी पुछे दाई। हाँ, दिलता युका सररा वो ना ये आसिफ ज्यादा तरता वक्त है। मैंने ज्यादा टीवी शाही पायदा वो कुकेदाइशी उड़ाने ना बेटा सुनो ना खाली बता है आपको खाली चली पुछता हूँ क्या दे बस आज ज्यादा अगर कहते तो नमाज जमा और थोड़ा सा ज़कात मिलती जमा हुआ है तो खाने की जानो ने कुछ है अरे तो हाँ अरे तो माना ना। जी जनाब, ये ऑडियो आपने सुनी, इसमें बादशाह रॉकेटी को हिदायत दे रहा है कि आसिफ महसूद, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि वो PTI के रहनुमा हैं, उनसे भत्ता वसूल ना किया जाए, पर्ची वसूल ना की जाए, उनको छोड़ दिया जाए, और अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में वो उसको अपना बंदा करार दे रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर इससे पहले भी बात होती रही है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम कबल खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी ने, उन्होंने भी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी जो भत्ताखोरी के हवाले से जो दीगर मामलात हैं उस पर काफ़ी खुलकर उन्होंने बात की थी और ये भी कहा था कि आवाम के सामने ये लोग जो हैं जवाब दे हैं। आवाम की अगर बात करें तो आवाम ने अपना फैसला कल दिया। आपने देखा कि वॉल चॉकिंग के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने फितनल खवारिज और जो उनके फैसिलिटेटर हैं उनके खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम दिया कि बस अब बहुत हो चुका, इन लोगों को हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर जिन लोगों के पास 12 से ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार है उन लोगों के हालात तो मुलाहिज़ा कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कल एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए मौजूद थे और जो दंगा फसाद होता रहा उस सब से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि उनका मतमे नज़र सिर्फ अडियाला जेल है, वहाँ पर धरना देना है, हुकूमती निज़ाम को मअतल करना है, मफलूज करना है, आवाम को मुश्किलात से दो चार करना है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के आवाम जो कि इसलिए उनको मुंतखब करके लेकर आए थे कि उनके जो बेसिक बुनियादी मसाइल हैं कम से कम वो उनको ही एड्रेस कर लें, वो जूं के तू हैं। इंतशारी सियासत जिस पर पहले भी बात होती रही है, तामीरी सियासत तो बहुत दूर की बात है, वो हमें एक जाते हुए नजर आ रहे हैं। जुम्मे को एक दफ़ा फिर उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे रखी है। मामला कहाँ जा रहे हैं, मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत का आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आप सबका। और आगा इकरार हारून साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। आगा साहब आपका भी शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम क्या सोच रहे हैं, हुकूमत वक्त वहाँ पर क्या कर रही है, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। पहले तो ज़रा ऑडियो की तरफ आते हैं, इस ऑडियो से क्या अखज़ किया जा सकता है? शुक्रिया नाजिया। 2025 में जब DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में की थी और जिसमें उन्होंने हक़ाइक़ की बुनियाद पे इन ख़दशात का इजहार किया था कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और ख़वारजी और TTP के बीच में गठजोड़ है, सियासी तौर पर एक सियासी जमात सूबे भर में और मुल्क भर में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जाने अनजाने में सहूलतकार बन रहे हैं।
तो इस पे काफ़ी शोर उठा और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने DGISPR के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तजावुज़ करार दिया था। लेकिन आज जो अपने ऑडियो जो रिकॉर्ड जो मंजरियाम पे आया है, जिसको आपने नाजरीन तक पहुंचाया है PTV की स्क्रीन पे, इसके बाद ये बात साबित होती है कि DGISPR और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स ठीक थी। हम खैबर पख्तूनख्वा के जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनको तो इस बात का बखूबी इदराक भी है, अंदाज़ा भी है। हम देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं कि किस तरह वहाँ की सियासी क़यादत जो है, जो बरसर इक़्तिदार है, उनका जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज है, और अफ़गानिस्तान के सरहदों के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे न जाने क्यों हमदर्दी है। उसकी सियासी वजूहात तो हमें समझ आती है, लेकिन वहाँ पे जो खून बह रहा है, जो कल यहाँ पे 26 नंबर चुंगी पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब जो भाषण दे रहे थे कि वो 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जी। तो भाई आपकी नुमाइंदगी सर आंखों पे, लेकिन ये 4.5 करोड़ लोगों को जो आपने यरगमाल बना के रखा है 45-50 हज़ार लोगों के सामने, तो उसका भी तो आप कुछ जवाब दे। इस्लामाबाद पे तो आप रुकावटें तोड़ के पहुंच जाते हैं। कभी आपने जहमत की कि आप दर्रा बाज़ार जाए, कभी आपने जहमत की कि आप खैबर एजेंसी जाए, तीरा जाए, वज़ीरिस्तान जाए, जनाजे पड़े होते हैं और आप और IG साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं हेलीकॉप्टर में जाके फ़ोटो सेशन करते हैं और 2-2 और 3 दिन बाद जो है आप जाके अयादत करते हैं। तो आप ये क्या पैगाम देते हैं? आज आप अपने MPA के बारे में जो 2 खवारिज के कमांडर जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो मुल्क दुश्मन है, जो पाकिस्तान की सलामती के वाज़े तौर पर हमें उनकी तरफ से इक़दामात नज़र आते हैं, वो बदतखूरी में मुलव्विस है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मुल्ला राकटी जो है वो सिविल और मिलिट्री और आम सिविलियन शहरियों को शहीद करने में मुलव्विस है, उनसे बत्ता वसूल करने में मुलव्विस है। बादशाह भी इसी किस्म का एक खारजी है जो किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। वो आपके एक MPA को बचाने की बात कर रहे हैं, उनको स्पेयर करने की बात कर रहे हैं, उनको नाराज़ ना करने की बात कर रहे हैं। तो आसिफ साहब तो खुद आके अपनी बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अलल ऐलान कहे कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ है या खवारिज के साथ exactly, ये फैसला हमको करना होगा। ये फैसला अब होना चाहिए। 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी करने वाली हुकूमत को अब पूरी कौम को ये बताना चाहिए, सबसे पहले 4.5 करोड़ अवाम को बताए कि वो अवाम के साथ है कि फितनतुल खवारिज के साथ है, और उसके बाद उनको पूरी पाकिस्तान को बताना होगा। अदरवाइज ये जो 2 कमांडर कह रहे हैं, हमें यकीन करना पड़ेगा कि सियासी गठजोड़ है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये जो ऑडियो लीक आई है उसके बाद अवाम के सामने, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह है? ज़रा ये भी समझा दीजिएगा कि इस जमात का इन ऐसे नासिर के साथ जिनके खिलाफ रियासत अलल ऐलान जंग कर चुकी है, क्या मुश्तरका मफादात नज़र आते हैं? शुक्रिया नाज़िया। देखिए, आप जितना इनके मामलात को देखते चले जाएंगे, जो सवाल आपने किया उसके जवाब मिलते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर कैसे, आपको याद है जिस ज़माने में टेररिज्म उरूज पर था और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ टेररिज्म की रूट बना हुआ था, और उस ज़माने में पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की, या इवन अमेरिका की तरफ से भी अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, तो उस मौके पर कौन उसमें अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वहाँ जाके जिसने प्रोटेस्ट किया था और उसने धरना दिया था, वो कौन था? वो वही शख्स था जिसका जिक्र आपने अभी अडियाला के ताल्लुक़ से किया है। तो यहाँ आपको उनका अलायंस दिखाई देता है। फिर आप ये देखिए कि 2013, 14, 15, 16 में हुकूमत पाकिस्तान ने, मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मुसल्लह अफवाज ने हज़ारों जानों की कुर्बानी देकर अमन कायम किया। बेशक। और उसके साथ आपने एक प्लान बनाया बहुत बड़ा,
क्या उसको कहते थे, नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान, उसके तहत आपने टेररिज्म पे काबू पा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने 40-50 हज़ार दहशतगर्दों को वापस ला बसाया और उन्होंने आके फिर लूट मार का भी बाजार गर्म किया, भत्ते की पर्चियाँ लोगों तक पहुंची और लोगों को कत्ल किया, लोगों की जानो माल जो है वो ख़तरे में डल गई। और इनका पूरा दौर हुकूमत जो रहा है 18 के बाद से, इस सारे अरसे के दौरान में टेररिज्म को फ़रोग़ मिलता रहा और उसकी सबब वो था कि ये टेररिस्टों को ला के उन्होंने पाकिस्तान में बिठा दिया। उसके बाद आपने दोबारा पाकिस्तान की रियासत ने, मुसल्लह अफवाज ने इस पर काबू पाने की कोशिश की, तो उस वक्त यही सियासी कुव्वत दहशतगर्दों की इत्तेहादी बनकर सामने आई और उन्होंने उनके हक, यानी आप ये देखते हैं कि कभी जैसे अभी जिक्र कर रहे थे साफी साहब कि किसी शहीद की ताज़ियत की हो, ये जो बार बार कहने के बाद ये जो आया ना कि 2-2, 3-3 दिन के बाद फोटो सेशन, ये बहुत अरसे के बाद हुआ है, वरना एक तवील अरसे तक इस पर खामोशी थी। वो किसी जनाजे में नहीं जाते थे, किसी से ताज़ियत नहीं करते थे, हमदर्दी का इजहार नहीं करते थे। तो ये एक और एलिमेंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो लैंड कनेक्टिविटी है, इकनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक के ज़रिए इस खत्ते को जोड़ना था, उसको किसने रोका? इसमें इंडिया अपनी जगह पे शामिल है, लेकिन अफ़गानिस्तान तो हमारे सामने है ना, वो दिखाई दे रहा है। तो अफ़गानिस्तान ने रोका और पाकिस्तान के अंदर किसने खराबी पैदा की? किस हुकूमत ने खराबी पैदा की? किसने दोस्तों को नाराज़ किया? किसने उसकी खुफिया बातें या उस जो राज थे वो दुश्मनों तक पहुंचाए? वो कौन लोग थे? तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये पूरा एक नेटवर्क है। इसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है, पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा करना है, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात पैदा करने हैं। ये एक मंसूबे के तहत ये लोग लाए गए हैं और ये ऐसा ही करते रहेंगे। इसके सिवा उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अच्छा शनीला, ये किस कदर काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस, ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत, अफसोसनाक, कि एक तरफ मुसल्लह अफवाज जो हैं उन्होंने ये फैसला कर रखा है कि इनके खिलाफ हमने पूरी कुव्वत के साथ बरसरे पैकार होना है और इनका कला कमा करना है क्योंकि ये रियासत के खुले दुश्मन हैं। दूसरी तरफ एक सूबे की हुकूमत उनकी जानिब से इस तरह की ऐसे अनासर के लिए खुली हौसला अफजाई, ये एक सानहे से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया नाजिया। बात यह है कि जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं तो आपने सिर्फ बॉर्डर के जो महाज होता है वहां पे नहीं लड़ना होता, अपने अंदरूनी तौर पे भी अपनी आवाम को भी तैयार करना होता है। क्योंकि जब आप ऐसी कोई भी जंग लड़ते हैं तो आपको अपनी बैक पे आवाम की सपोर्ट चाहिए होती है। बदकिस्मती से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है PTI की, और उससे पहले वो वफाक में भी जब थी, इन्होंने एक मंसूबे के तहत बाय डिजाइन लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा किया है। आपने बयानिया बनाना होता है दहशतगर्दी के खिलाफ, जब बयानिया बनता है तो अवाम उसके साथ कनेक्ट होती जाती है और अपने फोर्सेस के पीछे खड़ी हो जाती है। एक तरफ हमारा आप देख लें बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है, वहां पर भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन वहां पे जो हुकूमत है उनके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं, वो अवाम में भी कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करें। एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहा है वो दहशतगर्द है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारे सिविलियन के ऊपर, हमारे मदरसों के ऊपर, जो हमारे अवाम के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो हमारे रियासत के दुश्मन हैं और हमने उनका कला कमा करना है। वहां के जो वजीर आला हैं वो बैठते हैं, जो भी दहशतगर्द की कोई कार्रवाई होती है वो खुद अवाम को आके बता रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग जो ब्रेन वॉश हो गए होते हैं वो वापस आते हैं, वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि कौन कौन से अनासर पीछे थे, जबकि वहां पे ऐसा नहीं है। पहले तो हमें गुड तालिबान बैड तालिबान की जो एक थ्योरी थी उसके पीछे लगाकर तालिबान को स्पेस देने की कोशिश की गई और वहां तक कहा गया कि ये हमारे भाई हैं। ये PTI की तरफ से ये बयान आता है ना, फिर ये कहा गया कि हम उन खैबर पख्तूनख्वा में ऑफिसेस खोलने की इजाजत उनको दी गई। फिर जिस वक्त अमेरिका ने गया है वहां से अफगानिस्तान से, तो 40,000 तालिबान यहाँ लाके बसाने वाले जो अब हमारी गली मोहल्लों में पहुंच गए, कौन सी हुकूमत थी? PTI की हुकूमत थी। अब वो हुकूमत बजाय इसके कि वो ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसमें अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करें, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हों, एक बयानिया बनाए, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, वो हमारी रियासत से सबूत मांग रहे होते हैं कि हमें सबूत दें कि तालिबान इसमें मुलविस है, तालिबान रजीम इसमें मुलविस है कि नहीं है। जबकि UN कह रहा है
आपके दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके पास असला है और ये तमाम असला पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। तालिबान रजीम जो है वो इजराइल से, वो इंडिया से फंडिंग ले रही है। इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके कमजोर करना पड़ रहा है। ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। जी, सब कुछ सब सामने, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमें सबूत दें। क्यों? क्योंकि वो रियासत को कमजोर करना चाहते हैं। ये वही है ना जो कह रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब जा रहा है। ये वही ना जो अपने वजीर पंजाब के और केपीके के वजीर सानों को कहते थे कि आप IMF का डॉक्यूमेंट साइन ना करें ताकि IMF से कर्जा ना मिले, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। उन्हीं के बानी है जो कहते थे कि अगर हमें नहीं इक़्तिदार में रखना तो इनके ऊपर एटम बम गिरा दे। तो जिनकी ऐसी सोच होगी, क्या आपको लगता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ बयानियां बनाने में रियासत का साथ देंगे? वो नहीं देंगे, क्योंकि उनका मकसद एक ही है जो आगे इकरार साहब हमेशा कहते हैं कि ये तो कल्ट है ना, सियासी पार्टी नहीं, जो कल्ट है उनका क्या मकसद है कि इंतशार फैलाना है और वो बाय डिजाइन इंतशार फैला रहे हैं और वो फैलाते रहेंगे। अब रियासत को उनके बारे में सोचना होगा कि आपने दहशतगर्दों के साथ साथ इनके साथ कैसे निपटना है। ठीक है। अच्छा नाज़िया, इस तरह की हौसला अफजाई से, इस तरह के गठजोड़ से जो बेनकाब होते हैं, ऑडियो लीक सामने आती हैं, या इस तरह की सिंपैथीज सामने रखने से जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि दो खवारिज जो है वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं और किस सियासी जमात के रहनुमा का नाम ले रहे हैं और किस अंदाज में ले रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किए जाने की बात हो रही है, तो फिर जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसमें हमारी मुसल्लह फौज के जवान अपने खून का नजराना देख के जमीन की आबियारी कर रहे हैं, वो किस हद तक मुतासिर होते हैं? वो कॉज किस हद तक मुतासिर होती है? बहुत शुक्रिया नाज़िया। देखिए, ये जो आज ऑडियो लीक सामने आई है, एक तो ये कि ये चीज़ खुल के वाज़ेह हो चुकी है। पहले भी इस तरह की चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास सबूत थे कि ख़ास जमात के ताल्लुकात हैं उनके साथ, या उनके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और वो दोनों म्यूचुअल एक दूसरे के इंटरेस्ट को बनाते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। लेकिन आज की ऑडियो देखिए मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का सबूत है ना कि केपी की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से उसके ताने बाने हमारे जो अफगानिस्तान में बैठे हुए, जो जनूबी वज़ीरिस्तान में बैठे हुए जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो उनके आगे चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ किस तरह की उनकी जो गुफ्तगू वो सामने आती है। तो हमें हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है वो यकीनन इससे इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी फोर्सेस का जो हौसला है वो बुलंद है, उनकी तैयारी मुकम्मल है, हमारी सिविल क़यादत, मिलिट्री क़यादत भरपूर। उन्होंने अभी जो बलूचिस्तान में हालिया सिटिंग हुई है जिसमें चीफ भी उधर गए हैं और हमारे वज़ीर आज़म भी गए हैं, वहां पर भी इस चीज का उन्होंने अयादा किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके टारगेटेड उनकी रिपोर्ट्स की बेस पे जो हमारी टारगेटेड ऑपरेशन है वो जारी हैं और वो जारी रहेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हम बारहा ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दे, और ये अफगानिस्तान ने तय करना है कि उसने एक टेररिज्म दहशतगर्दी का कॉरिडोर बनना है या इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है पाकिस्तान का साथ देके। लगता तो ऐसे ही है जैसे ना उन्होंने अपने हालात बदलने हैं, उन्होंने सिर्फ जो मांगे का पैसा आसानी से मिल जाता है ना वो यूज करना भी आसान होता है। तो अफगानिस्तान का वो हाल है, उन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं है। अगर अफगानिस्तान सोचे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे तो पाकिस्तान के साथ मिलकर, जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता है, उसे ना सिर्फ इस खित्ते की सूरत हाल बदल सकती है बल्कि अफगानिस्तान जो है उसकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन वो फिर भी बार बार जो है वो दहशतगर्दी का कॉरिडोर बनने पे हमेशा बाजिद रहा है। अभी जो नेशनल एक्शन प्लान है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस तरह की जो चीजें जब सामने आती हैं, ऑडियो लीक्स हों, वीडियोस हों, कुछ और चीजें हों, तो ऑपरेशन में और ज्यादा तेजी आती है। ये समझते हैं कि शायद इनकी इस तरह की कार्रवाइयों से जो है वो हुकूमत के या हमारी फोर्सेस के जो इरादे हैं या उनके जो वो कमजोर हो जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। हमारी आवाम जो है वो इस चीज को बाखूबी जानती है। अफसोस तो केपी गवर्नमेंट पे होता है जिन्होंने ना तो हमारी फोर्सेस का साथ देने की बजाय बल्कि उल्टा ही उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कितना ही इन पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है या टॉलरेट किया जा सकता है। अगर वाकई इस चीज की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और प्रूफ्स हमें मिलते हैं कि केपी की गवर्नमेंट या इनके कोई एमपीएस या उनके तानेबानी उनके साथ है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की चीजों से बचा जा सके। बिल्कुल दुरुस्त। आगा साहब, ओवरऑल अगर हम सिचुएशन
सिचुएशन का एनालिसिस करें तो एक तरफ हम देखते हैं किस तरह की ऑडियो लीक सामने आती है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नजर आ रही है, सिंपैथीज भी नजर आ रही है, और सिंपैथी वाला इल्जाम जो है वो पहली दफा नहीं है जो आयद किया गया है इस जमात के खिलाफ, बल्कि हमेशा से ये बात की जाती रही है कि ये हकीकत है और अब हमें वो नजर भी आ रही है। दूसरी जानिब जो इंतशारी सियासत है सर, वो भी इस वक्त उरूज पर है। जुमे के दिन फिर मुल्क को बंद करने की बात हो रही है, सिस्टम को ठप करने की बात हो रही है। तो ये क्या पैरामीटर्स है सर जिनकी बुनियाद पर ये चीजें आगे लेके चल रही है जमात? बहुत शुक्रिया नाजिया। पहली तो बात यह कि आपके सवाल का जवाब मैं ढूंढूंगा जो गुफ्तगू की है डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने और हमारी बहन शनीला अम्मार ने जी। आपका सवाल का जवाब तो उसमें मौजूद है, मैं उससे आगे चलूंगा। ठीक। डॉक्टर साहब ने तो पूरा एक मोनोलॉग दे दिया है जो कि सियासत रही है पीटीआई की। हम सब कहते रहे हैं कि पीटीआई और टीटीपी में बहुत ज्यादा यानी कि उनमें एक सिनर्जी है। इसी तरह हमारी बहन ने अपना शैला मार ने एक बड़ा खूबसूरत उसमें फैक्टर दिया है, वो दिया है नैरेटिव का, बयानिए का। देखिए आपने टेररिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है बयानिया। जी जी। और इस पार्टी ने हमेशा बयानिया केपी में डेवलप ही नहीं होने दिया और हमेशा वर्ड बाय वर्ड में वो यूज करूंगा जो कि शीना साहिबा ने की है, कंफ्यूजन पैदा की है। इससे ज्यादा खतरनाक काम पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो सकता है मुझे बताइए, कि जब भी एक बयानिया आता है रियासत की तरफ से पीटीआई उसको उसी वक्त कंफ्यूज कर देती है। जहां तक सिमिलैरिटीज की बात है, देखें पीटीआई हो टीटीपी हो, दोनों का टारगेट है पाकिस्तान के अदारे। जी जी। चाहे वो 9 मई के वाकयात हों, चाहे वो रोज जो अटैक्स हैं हमारी फोर्सेस के ऊपर हों, उनमें सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत बातें हमारे दोस्तों ने की है। 2 चीजें मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। जी जी। हम सब ने देखा भी और सुना भी, और मुझे इस वीडियो पे शक था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि यार ये जो लोकल बेसिक लेवल का एआई जो फोरेंसिक है वो मुझे इस वीडियो को करके दो। उन्होंने कहा कि सर ये जेन्युइन वीडियो है। उस वीडियो में जो चीफ मिनिस्टर केपी है वो वहां के एक लोकल गवर्नर को ये हिदायत दे रहे हैं, उनसे उनके सामने खड़े हैं वो अपना इलीगल अफगानी जो के रह रहे हैं उस डिवीजन में, और वो कह रहे हैं कि जी हमें हमारे आईडी कार्ड गलत हैं, तो हमें आईडी कार्ड की कंफर्मेशन के लिए लॉ आया है कि हमें उस सूबे में जाके कंफर्म करवाना पड़ेगा कि आईडी कार्ड हमारा ठीक है कि नहीं जी। और वो आईडी कार्ड जाली है, वो सारे अफगानी हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड लेके फिर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर उस वीडियो में हदायत देता है उस कमिश्नर को कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकाले। आपको पता ही अगर वो जाएंगे उन सूबों में और जाकर आईडी कार्ड चेक कराएंगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, मसाइल करिए पैदा हो जाएंगे, ये लफ्ज है मसाइल पैदा हो जाएंगे, मीनिंग बाय कंफर्म्ड हो जाएगा ना कि आईडी कार्ड अपना फेक है, तो आप इन्हें ही कहीं एडजस्ट करें, ये जो केपी में करवाएं सारे इनके काम। भाई ये ऑडियो वीडियो ऑन एयर आपके पास मौजूद है, और मैं इसकी बेसिक लेवल के ऊपर जो एआई अपना जो फोरेंसिक है वो भी चेक कर चुका हूं। एक सीएम इलीगल अफगान्स को पाकिस्तान में रखने के तरीके फराहम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत दे रहा है जी। तो फिर तो बात मुझे बताएं कि क्या रहती है। बिल्कुल ऐसे है सर, बिल्कुल। जब भी कोई हमारे पे अटैक होता रहा है, इन्होंने हमेशा जैसे कि अपना हमारी बहन ने कहा बयानिया पेश किया कि जी ये ठीक ही है, ये वजूहात हैं जी। हमेशा एक बयानिया आता रहा केपी के तरफ से कि ये देख लें, वो उनसे बात कर लें। किन से बात कर लें? जो रोज हमारे बच्चे मारते हैं उनसे बात करें। हम कितनी दफा बात करें? और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है आपने लाके बसा दिया उनको इस मुल्क में वापस। मैं आखिर में से भी एक बात कहूंगा जी जी। देखिए हमारे यहाँ पे लॉ मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज का, दो कि मैं अपना पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज रजिस्टर्ड अंडर ए आई मीन पार्टी लॉ मौजूद है। कोई चीज भी जो ये अपना अभी तमाम दोस्तों ने बातें की हैं, वैलिड की हैं, ठीक है, ये इनके क्रेडिबल यानी कि हमारे पास क्रेडेंशियल्स है। हाँ। ये इसकी बराबर इस पार्टी को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे तो ये बात कभी समझ ही नहीं आ सकी, और मैं कई दफा मेरे दोस्तों को पता है कि ये मैं इस प्रोग्राम में सवाल उठा चुका हूं।
आगा साहब, ये हकीकत भी खुली है ना कि रियासत के पास हर ऑप्शन मौजूद होती है और रियासत जो है बाहर तौर सबसे ताकतवर टूल्स भी रखती है, और एक दफा जब रियासत के सामने आता है तो फिर वही हतमी नैरेटिव होता है, उसके अलावा कोई नैरेटिव नहीं होता, और रियासत जानती है कि उसने फिर उस पर अमल दरामद कैसे करवाना है। फिल वक्त ऐसा करते हैं नाज़रीन कि हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। बड़ा अहम मामला है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का। ईरान अमेरिका के जो मामलात हैं उस तनाजुर में अगर हम बात करें तो कशीदगी बदस्तूर हमें जारी और सारी नजर आती है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रोज़े अव्वल की तरह अभी तक जारी हैं, और हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक दफ़ा फिर दौरे पर जो है वो तेहरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की काविशें, पाकिस्तान की जो मीडिएशन की काविशें हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले राउंड में काम किया, अभी तक पाकिस्तान उसमें मुतहरिक हमें नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमेरिका की जानिब से ईरान पर दोबारा हमले की बाज़ गश्त भी हमें सुनाई दे रही है, और फिर साथ ही साथ ऐसी स्टेटमेंट्स भी सामने आती हैं कि फिर एक दफ़ा तवक्को और उम्मीद बन जाती है कि मामलात जो है वो बाहर तौर जो है वो कोई मुस्तकिल रास्ता अमन को मिल जाएगा। इस हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगर हालिया बयान का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने ये कहा कि ईरान जंग तेजी से खत्म हो रही है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। कल अगर आपको याद हो तो जेडी वेंस ने भी इन्हीं तवक्कुआत का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि हम ये मानते हैं कि जो मामलात हैं वो बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। दूसरी जानिब जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, अमरीकी सेनेट की जानिब से एक रेजोल्यूशन पास की गई है उनकी जानिब से, जिसमें अमरीकी फौजी दस्तों को वापस बुलाया जाए, इस पर बात हुई है, और जो ईरान के गिर्द कायम नाकाबंदी है, ब्लॉकेड है, उसको भी खत्म करने के हवाले से करारदाद मंजूर की गई है। अब ये जो करारदाद है ये कहा जा रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगी, फिर मामलात को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब एक इंतहाई अहम दौरा रूस के सदर पुतिन का, चीन में वो मौजूद हैं, और जो वहाँ से बयानात सामने आ रहे हैं चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से और रूस के सदर पुतिन की जानिब से, भारत दोनों जो आलमी ताकतें हैं वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि जो मामला है वो बातचीत के जरिए हल किया जाए, दोनों फरीक बैठें, और नेक्स्ट जंग की जो बात की जा रही है कि दोबारा हमला हो सकता है, तो उस हवाले से जो बात की जा रही है वो ये है कि अब इसका कोई जो है वो इम्कान नहीं होना चाहिए, और इसको किसी तरह से भी अप्रिशिएट जो है वो नहीं किया जाएगा। सो मामला बेसिकली किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। साफी साहब, सबसे पहले जब हम आ जाते हैं अमरीकी सेनेट में जो रेजोल्यूशन पास हुई उस हवाले से कितनी इंपॉर्टेंस आप इसकी देख रहे हैं, किस तरह से नजरअंदाज हो सकती है, ओवरऑल मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? जी नाजिया, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन से पहले जो मौजूद है अगर आप मुझे इजाज़त देंगे उसमें थोड़ी सी मैं एक वजाहत करना चाहूँगा कि हम हरगिज़ हमारे जो हम साथियों ने गुफ्तगू की, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आसिफ मसूद के साथ कुछ ज़्यादती हो या उनके साथ तालिबान या खवारिज जो है उनको कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि जिस तरह मलक तारिक जो कुछ पिछले दिनों शहीद किए गए हैं, अहमद ज़ैब वज़ीर कबाइली रहनुमा थे, इससे पहले मलक सली जो है, इससे पहले जो मौलाना इदरीस थे, इससे पहले जो मौलाना समीउल हक थे, हामिदुल हक थे, मौलाना खानज़ेब थे, जिस तरह उनकी खून का तक़द्दुस पामाल हुआ है, हम नहीं चाहते कि मलक आसिफ मसूद साहब के इसी तरह खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हो, लेकिन हम सिर्फ ये उनसे ज़रूर मुतालबा करेंगे कि बहैसियत हुक्मरान उनका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह उनकी जान व माल की हिफाजत के लिए इक़दाम किए गए हैं, इसी तरह 4.5 करोड़ अवाम की जान व माल की हिफाजत भी की जाए, और उनके जो है हम ये हरगिज़ हमारा ये मुतालबा नहीं है कि तालिबान उनका दुश्मन बने। जो आपका सवाल है ईरान और अमेरिका के माबैन जो तनाज़ा है, जो जंग है, ये बहुत फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुका है। ख़बरें ये भी है कि जो 24 घंटों के बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं तेहरान में, और कोशिशें वही है कि अमन को मौका दिया जाए और एक दफ़ा फिर जो है अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पे लाया जाए, और अमेरिका पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो आप जो अमेरिकी कांग्रेस या उनकी जो पार्लियामेंटेरियन की जानिब से जो प्रेशर या उनकी तरफ से जो करारदादे हैं वो उनका अगर हम जिक्र करें, या बजाते खुद डोनाल्ड ट्रंप पे जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसका हम जिक्र करें, तो ये हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ जंग के खात्मे का ऐलान करे। और ये जो आपने जिक्र किया कि सदर पुतिन जो है वो इस वक्त जो दो रोज़ा दौरे पे बीजिंग में जो मौजूद थे, गालिबन अब वो जाने वाले होंगे शायद,
तो वहाँ पे भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तकरीबन उसका ऐलान हो चुका है कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर एरा में दाखिल हो चुकी है। तो अब अमेरिका को अपनी जो जारहाना और यूनिपोलरिज्म का जो एक सोच है उसको तर्क करके ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जंग के खात्मे की तरफ बढ़ना चाहे। जब रूस, चीन, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट जैसे बड़े ममालिक तमाम बेयक जुबान ये कह रहे हैं अमेरिका से कि जंग ना करे, तो अमेरिका को ये बात माननी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अमेरिकी सेनेट में करारदाद पेश की गई है, क्या उसका ये मतलब लिया जा सकता है कि जो अपने इंटरनल ऑडियंस है जो अमेरिका की है, क्योंकि वहाँ पर एहतजाज भी हमने देखे, वो यकीनी तौर पे वो ये समझ रहे हैं, जिसका बारहा इजहार भी किया जाता रहा मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनके जो रहनुमा है उनकी जानिब से, कि ये जंग हमारी नहीं थी, इसमें यकीनी तौर पर हम हमेशा एक नास्टी कैरेक्टर की बात करते हैं इसराइल के हवाले से, उसकी जानिब से धकेला गया है, तो इसकी अब कोई मजीद गुंजाइश नहीं बचती। तो क्या आने वाले वक्त में दोनों फरीक आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हुए नजर आ रहे हैं? मैं जवाब चाहूंगी डॉक्टर जी बिल्कुल, मैं ये महसूस करता हूँ कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आ रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे वज़ीर दाखिला गए हैं ईरान, दरअसल जो कोई सेटलमेंट होनी है उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है। हमारे वज़ीर दाखिला का नकवी साहब का ये दौरा इस एतबार से इंतहाई अहम है, और मैं ये समझता हूँ कि फैसला कुन और तारीख साज हो सकता है। अच्छा, ये अभी जो कुछ अर्से पहले यानी चंद रोज़ पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब गए बीजिंग और वापस पलट आए, तो उस पर बहुत मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हुए हैं पूरे मुल्क में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और इन दी एंड ये कहा गया कि दरअसल इस दौरे के नतीजे में और इन दो वर्ल्ड आलमी लीडरों की गुफ्तगू के नतीजे में ईरान का सलूशन सामने नहीं आ रहा। लेकिन अभी आपको साफ़ी साहब ने बताया और बाकी दोस्तों ने भी बताएंगे आपको कि देखिए ये उस जंग का, उस बातचीत का नतीजा है जो सामने आ रहा है। एग्जैक्टली। जैसे आपको याद होगा जो चीन के सदर थे, सदर शी, उन्होंने उसमें एक स्टेटमेंट दिया था। उसने ये कहा था कि आबनाए हुर्मज़ पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत मुख्तसर स्टेटमेंट है, लेकिन इसके माने बहुत वसी हैं। मसलन ये कि ईरान पर जो उस पर आपने कथन लगा दी है कि ईरान अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, वो नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये था कि वहाँ कोई टोल टैक्स भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये कि एक विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश की गई थी। अब आपको चाहे पाकिस्तान की कोशिशें दिखाई दे रही हों, चाहे जो कुछ अमेरिकी पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा हो, जो एक राय आमा बन रही है वो सब की सब इस वक्त जंग बंदी की तरफ जा रही है। और ये जो लोग गुफ्तगू करते हैं जी कि हम बिल्कुल चंद घंटे रह गए थे और चंद मिनट रह गए थे हमला करने में, दरअसल ये असाब की जंग है, ये उलझाने की जंग है। लेकिन अमलन सब लोग अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बड़ी हौसला अफजा बात है। हम दुआ करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि जिन तवक्कुआत की तरफ हालात बढ़ रहे हैं ये तेज़ी से बढ़ें और इस खत्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो। ठीक है शनीला, जामे से जवाब आपसे भी चाहूँगी। पाकिस्तान की जो इस पूरे हवाले, इस मामला में जो पाकिस्तान की जो मीडिएशन की काविश रही है और अभी जो अहम दौरा है वफाकी वज़ीर दाखिला का, सारी सूरत हाल में उसकी अहमियत को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये अहमियत तो पहले दिन से सबके ऊपर आश्कार है कि जो भी सीज फायर पहले हुई वो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से, और सीज फायर के बाद ये सबको लग रहा था कि अब जंग की तरफ नहीं जाएंगे। जो भी स्टेटमेंट आती है दोनों साइडों से, जाहिर है दोनों साइडें जो है अपना प्रेशर जो है बढ़ाना चाहती हैं। अभी फिर देख लें कि जब वो चाइना से वापस आए हैं, जो लग ये रहा था कि मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं था, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। हमारे वज़ीर दाखिला इसी हफ्ते में दूसरी दफा जा रहे हैं वहां पर, और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान से ये कहा गया कि मुज़ाकरात से पहले आप आबनाए हुर्मज़ को खोल दें, ताकि मुज़ाकरात में जब बैठे तो एक पॉजिटिव जेस्चर आ जाएगा ईरान की तरफ से। तो ये चीज भी वहां पे जाके डिस्कस हो रही है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी ट्वीट किया कि जी हम करीब ही हैं मुज़ाकरात जो है उसके, और कोई ना कोई जंग बंदी की तरफ चले जाएंगे। और आज जो सेनेट के अंदर जो करारदाद हुई है उसने भी बहुत ज्यादा मुहतात कर दिया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि देखिए 3 रिपब्लिकन वोट जो है वो भी डेमोक्रेट्स के हक में चले गए हैं। और अगर आगे ईवान नीचे के ईवान से हो जाती है तो चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप उसको वीटो कर दे, लेकिन एक तलवार तो उनके सर पे लटकती रहेगी। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये कहूंगी कि अगर किसी मुज़ाकरात की तरफ जाना है, कोई पेशरफ्त करनी है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2-3 दिन के लिए अपने एक्स अकाउंट के ऊपर कोई ट्वीट मत करें। जहां पे कोई मुज़ाकरात चीज बेहतर होने लगती है, लगता है कि हम किसी तरफ जा रहे हैं,
वो कोई ना कोई शोशा छेड़ देते हैं एक्स के ऊपर आके और मामला छुट्टियों पे भी जब भी चले जाते हैं। आज भी देखें उनकी ट्वीट से 4% जो है वो ऑयल की कीमत नीचे आ गई। अब अगर उन्होंने कोई ट्वीट ऐसी वैसी कर दी, फिर धमकियां दी, ऊपर चले जाएगी, दुनिया को परेशान करने से बेहतर है, मुज़ाकरात को सबूताज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए कंट्रोल कर लें अपनी उंगलियों को। मुझे कहते हैं ना ऑल द डिजास्टर्स कम फ्रॉम द माउथ, तो वो वाली सिचुएशन है। आगा साहब आपकी जानिब आऊंगी। ओवरऑल सर आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर के हर कुछ अरसे के बाद तुंदो तेज बयानात भी सामने आते हैं, गो के वो इस उम्मीद का भी इजहार करते हैं कि मामला जल्द तय पा जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब फिर हमले की बात भी होती है, फिर ईरान का भी हमें ये रिजॉल्व नजर आता है कि अगर ऐसा किया गया तो बड़ा ही सख्त हम जवाब देंगे। लेकिन उस बीच में हम देख रहे हैं कि मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। जेडी वेंस की जो कल की स्टेटमेंट है वो भी काफी हौसला अफजा है, फिर पाकिस्तान की काविशें हैं, फिर रूस और चीन का भी किरदार है। ओवरऑल मामला आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का किरदार है और उसके साथ सऊदी अरब और इजिप्ट और किसी हद तक तुर्की का किरदार है जी। मेरा ये जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ना अभी तक कोई चाइना किरदार अदा कर सका है और ना ही कोई किरदार अभी तक रशिया कर सका है। दोनों बाय स्टैंडर्ड होके देख रहे हैं सिचुएशन किधर जाती है। चाइना ने 4 पॉइंट फार्मूला जो दिया है वो एक बेसिक फार्मूला है कि ऑनर किया जाए इंटरनेशनल लॉ को और सॉवरन जो स्टेटस है ईरान का उसको एक्सेप्ट किया जाए। वो तो एक स्टैंडर्ड सी बात है, लेकिन किसी किस्म की कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुरुस्त एक मिडल पावर स्टेट होने के बावजूद हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अभी पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंटली इजराइल ब्लॉबी ने एक बड़ा मैसिव ऑनस्लॉट किया था मीडिया में जी, बिल्कुल। फिर भी पाकिस्तान नहीं रुका है और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि दुनिया में अगर कोई पीस मेकिंग की अपना कोशिश कर रहे हैं, जो पीस को अचीव करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान है। बाकी मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई किरदार किसी का और नहीं है व्हाटसोएवर, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू चाइना टू रशिया, सब साइड पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, और अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा नाज़िया, आप इस बात से एग्री करती हैं आका साहब की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस और चीन की जानिब से मुसलसल बयानात तो आ रहे हैं। रूस के सदर ने इवन ये भी कहा कि अगर ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहते हैं तो हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार हैं। तो आपको लगता है कि जो अभी स्टेटमेंट्स अभी सामने आई हैं दोनों सदूर की जानिब से, सदर पुतिन की जानिब से भी और शी जिनपिंग की जानिब से भी, इससे भी प्रेशर डेवलप होगा और ये एक तासुर है, अब ये होना है कि दिस वॉर हैज़ टू कम टू एन एंड? देखिए नासिया, अभी जो प्रेसिडेंट जो रशिया के हैं चाइना के विजिट पर, अभी वो वापसी उनकी हो जाएगी जी। अच्छा, जो उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मज़ीद जंग अमेरिका की तरफ से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, मैं इसमें नहीं समझती कि रशिया और चाइना का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, उनका देखिए कुछ चीज़ें फ्रंट पे होती हैं, कुछ बैक चैनल चीज़ें चल रही होती हैं, कम्युनिकेशन बैक एंड पे हो रही होती है, जिसमें पाकिस्तान की चाइना के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है इन सारे मामले को लेके। अभी जब सदर पुतिन वापस आएंगे तो अभी हमारे प्रेसिडेंट का भी विजिट है, सॉरी वज़ीर आज़म का विजिट है चाइना का। जी जी। तो आगे पीछे ये सारे जो विजिट हो रहे हैं, ये इसी तरह से नहीं है कि एजेंडा इनके बैक पे और भी हैं। उनमें मेन पॉइंट जो डिस्कशन में रहता है वो ऑब्वियसली अमेरिका और ईरान की जंग का रहता है, क्योंकि उससे पूरा ये खित्ता जो है वो इफेक्ट हो रहा है। चाइना ने वाज़े तौर पे पहले भी जब सदर ट्रंप गए हैं विजिट पे, तो सदर शी ने यही कहा था कि हम ये चाहते हैं कि अब नाए हुरमस को खोल दिया जाए, उस पर कोई टैक्स वसूली वाला जो एजेंडा है या कोई प्रपोजल है वो उनको काबिल कबूल नहीं है। तब भी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था। अभी जो और मजीद वाज़े स्टेटमेंट है वो देखिए, इसमें बहुत बड़ा सिग्नल है। अभी अमेरिका, मैं नहीं समझती कि इसका ज्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर होगा, इसका ज्यादा प्रेशर अमेरिका के ऊपर आएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि और मजीद जंग काबिल कबूल नहीं है। तो अमेरिका इस टाइम बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में फंसा हुआ है। ईरान की सिंपल एक उनका फार्मूला है, वो चाहते हैं कि इस चीज को मजीद खींचा जाए, क्योंकि जितना उन्होंने इसमें नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, जितने उनके नफ्स उन्होंने दिखा दिया है कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वो प्रिपेयर्ड हैं। हाँ। वो अपनी दिफाई तौर पे, मेंटली, स्ट्रेटेजिकली, अपनी सफारती सतह पे हर लिहाज से वो तैयार हैं और उनकी यही कोशिश है कि सदर ट्रंप को वो और ज्यादा घसीटें ताकि वो उनके पॉइंट्स पे एग्री हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आके वो टेबल पे बैठेंगे उनके
पास जब टाइम नहीं होगा तो ऑब्वियसली ईरान को उसमें ये होप नजर आती है कि वो अपनी ज्यादा बात मनवा सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस टाइम, कि अगर वो अभी जल्दी में अमेरिका की ये बात मान लेते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठे, तो सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि वो अपने पॉइंट्स पे उनको ज्यादा मनवा ले, जिसमें मेन पॉइंट आपको पता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की वो बात करते हैं कि वो जौहरी तवानाई वाला मामला है। ईरान उस पे फर्स्टली बात नहीं करना चाहता, वो अपनाए हुर्मत की बात करता है, वो सैंक्शंस हटाने की बात करता है, जबकि अमेरिका इसमें एक सोल्यूशन ये प्रपोजल हो सकता है, मे भी चीजें चेंज हो जाए। इसमें एक प्रपोजल ये हो सकता है कि ईरान जो है वो राजी हो जाए अपनी जो यूरेनियम है उसको उस वाले मामले को उसके हवाले कर दे रशिया के, तो ये थोड़ी सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में मजीद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। अपने नाज़रीन को हम इस हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। लेकिन और अहम चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान इस्लामाबाद में मौजूद हैं पाकिस्तान के गेस्ट के तौर पर। जब वो पहुंचे हैं तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नूर खान एयरबेस पर उनका खुद इस्तकबाल किया है। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में जो मलबूस बच्चे हैं उन्होंने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल भी पेश किए हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और दीगर हुक्काम भी उनको उनके एजाज़ में बाज़ाब्ते इस्तकबाल तकरीब में मौजूद थे और बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल भी पेश किए। आगा खान फाउंडेशन की अगर इस मौके पर बात ना की जाए तो यकीनी तौर पर मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। उसका जो किरदार है पाकिस्तान में जो पसमानदा इलाके हैं उसकी तामीर और तरक्की में, ख़ास तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हों, चित्राल हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, उसमें तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, देही तरक्की की बात करें या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें, तो जो आगा खान फाउंडेशन का जो किरदार है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसमें उन लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए आगा खान फाउंडेशन का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। और पाकिस्तान आगा खान फाउंडेशन के जो किरदार को कदर की निगाह से देखता है और दुआ गो भी है कि ये किरदार मजीद मौसर हो ताकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल भी जो है वो मुमकिन हो सके। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, के पैनलिस्ट का, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।